तो नमस्कार, रूल्स ऑफ 29 पर आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल को साझा करें। दोस्तों, आज एक और राजनीति से जुड़ी बड़ी अपडेट आई है, बड़ी खबर आई है। दोस्तों, हम पिछले कुछ दिनों से जोधपुर लोकसभा सीट से एक नाम लगातार चर्चा में था, लगातार उस नाम को सुन रहे थे। वो नाम पहली बार सुर्खियों में आया था विधानसभा चुनाव 2023 के समय। 2023 के विधानसभा चुनाव में शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी के साथ साये की तरह रहने वाले अशोक गोदारा का। उसके बाद में लोग अशोक गोदारा के बारे में जानने लगे और लोगों के अंदर ये जिज्ञासा उठने लगी कि आखिर अशोक गोदारा कौन है, क्या करते हैं, कहां से है। उसके बाद में अशोक गोदारा की जो फैन फॉलोइंग है वो लगातार बढ़ती रही और उसके बाद में जब लोकसभा तारीखों का ऐलान होने वाला था, लोकसभा चुनाव का माहौल तैयार हो रहा था, उधर रविंदर सिंह भाटी ये ताल ठोक रहे थे कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो उसी वक्त जोधपुर से ये खबर आने लग जाती है कि जोधपुर से अशोक गोदारा, जो रविंदर सिंह भाटी के दोस्त हैं, वो भी यहां से चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद में लगातार सोशल मीडिया पर अशोक गोदारा को लेकर के अलग अलग ग्रुप बनते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, फेसबुक पेज पर ग्रुप बनाया जाता है जोधपुर लोकसभा चुनाव को निशाने पर लेकर के। और लगातार अशोक गोदारा से जुड़ी हुई पोस्टें शेयर की जाती हैं, नेक्स्ट चुनाव को लेकर पोस्टें शेयर की जाती हैं। और अशोक गोदारा समेत कई बार जब से लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ है उसके बाद में वो जोधपुर का कई बार दौरा कर चुके हैं। अलग यात्रा, जैसे देव दर्शन यात्रा के नाम पर वो जोधपुर के अलग अलग जो मंदिर हैं उनमें जा चुके हैं और तमाम तरह के अशोक गोदारा थे वो लोगों को प्रभावित करने का अपनी ओर से प्रयास कर रहे थे। लोगों में ये एक बात घर कर गई कि अशोक गोदारा आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे और एक बड़ा मुकाबला जोधपुर का लोकसभा चुनाव बनेगा। लेकिन आज जो खबर निकल करके आई है वो कहीं ना कहीं अशोक गोदारा के जो फैन फॉलोइंग फैन थे उन्हें कहीं ना कहीं निराश करती है। कुछ लोगों को निराश भी करती है, तो कुछ लोग चाहते थे कि अशोक गोदारा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे। आज अशोक गोदारा ने भाजपा का दामन थाम लिया है, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। अब किन शर्तों पर की है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आश्वासन दिया है आगे राजनीतिक कैरियर को लेकर के, इस बात की तो पुष्टि ये चीजें बाहर नहीं आई है। लेकिन अशोक गोदारा ने आज भारतीय जनता पार्टी का जो दुपट्टा है वो अपने गले में डाल लिया है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले अशोक गोदारा के दोस्त रविंदर सिंह भाटी ने भी भाजपा का दुपट्टा अपने गले में डाला था, लेकिन वो 7 से 8 दिन दुपट्टा उनके गले में रहा था और उसके बाद में उन्होंने भाजपा को छोड़ करके भाजपा से बागी होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ा और विधायक बने। अशोक गोदारा और भाजपा के बीच में राजनीति को लेकर के क्या बातें हुई होंगी, क्या सपने भारतीय जनता पार्टी ने अशोक गोदारा को दिखाए होंगे। लेकिन जिस तरह का माहौल जोधपुर लोकसभा सीट पर बन रहा था वो कहीं न कहीं अब दो लोगों के बीच में मुकाबला हुआ हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि अशोक गोदारा के जोधपुर की लोकसभा चुनाव में आने की वजह से माहौल इसलिए चरम पर था क्योंकि दो राजपूत समाज के प्रत्याशी हैं भाजपा और कांग्रेस पार्टी में। दूसरा सबसे बड़ा समाज है जोधपुर का जाति है बिश्नोई समाज। वो लगातार भाजपा के टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन भाजपा लगातार इस समाज के व्यक्ति को अनदेखा कर रही है, क्योंकि इससे पहले जसवंत सिंह यहां से लगातार 2 बार एमपी थे और 5 बार भाजपा के टिकट लेकर के वो यहां से चुनाव लड़े थे। इस बार भी बिश्नोई समाज मांग कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः जसवंत सिंह बिश्नोई को मौका दे। जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दे दिया तो उसके बाद में बिश्नोई समाज की जो एक लॉबी है युवा वर्ग की, विशेष करके वो एक लामबंद होती हुई हमने देखी और बिश्नोई समाज के जो युवा लामबंद हुए तो अशोक गोदारा बीच में कूद पड़े। जैसे ही अशोक गोदारा कूदे तो बिश्नोई समाज की इस लॉबी को लगा कि उन्हें जिस चेहरे की तलाश थी चेहरा मिल चुका है, क्योंकि अशोक गोदारा विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार पॉपुलर होते जा रहे थे। बिश्नोई समाज के बड़े बड़े मंचों पर अशोक गोदारा दिखने लग गए थे, बिश्नोई समाज के बड़े बड़े गांवों में बड़े बड़े प्रोग्रामों में अशोक गोदारा आने लग गए थे। जिससे कि एक बात तो पहले से ही जाहिर हो चुकी थी कि अशोक गोदारा के अंदर एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है, वो राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो अशोक गोदारा ने सोचा कि जिस तरह से उनके दोस्त रविंदर सिंह भाटी ने निर्दलीय लड़ करके चुनाव में फतेह की है, शायद उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए जोधपुर का लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा जाए। लेकिन हम सबको मालूम है कि लोकसभा चुनाव जैसा बड़ा चुनाव निर्दलीय लड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत टेढ़ी बात होती है, क्योंकि 20 से 22 लाख वोट होते हैं एक लोकसभा क्षेत्र में और उसके बाद में 8-8 विधानसभाएं होती हैं, एक लंबा चौड़ा एरिया होता है, तो बहुत सारे संसाधन आपको चाहिए होते हैं। जरूरी नहीं है कि खाली पैसे के बल पर आप लोकसभा चुनाव लड़ ले। हर गांव में आपको कार्यकर्ता की टीम चाहिए होती है, हर बूथ पर आपका आदमी चाहिए होता है, तब जाकर के लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है। तो इस बात को शायद भली भांति से अशोक गोदारा समझ गए होंगे, अशोक गोदारा जान गए होंगे कि रविंदर सिंह भाटी जब
चुनाव लड़े थे विधानसभा का तो वो बात अलग थी। और अब जब रविंदर सिंह भाटी चुनाव का ऐलान कर चुके हैं कि बाड़मेर और जैसलमेर से वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो पहले ये भी बात निकल करके आ रही थी कि अगर रविंदर सिंह भाटी वहां से चुनाव लड़ेंगे तो फिर अशोक गोदारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये चर्चाएं पहले भी चल रही थी। तो अब रविंदर सिंह भाटी ने ऐलान कर दिया है, तो रविंदर सिंह भाटी और अशोक गोदारा के बीच में बहुत सारा फर्क है, बहुत सारी स्थितियां हैं। जो स्थिति रविंदर सिंह भाटी के पास में है, पक्ष में है, वो अशोक गोदारा के पास में नहीं है। क्योंकि रविंदर सिंह भाटी छात्र संघ का जब उन्होंने चुनाव लड़ा उसके बाद में रविंदर सिंह भाटी की पॉपुलरिटी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता गया। ऐसा नहीं है कि केवल बाड़मेर में ही रविंदर सिंह भाटी को चाहने वाले लोग हैं। रविंदर सिंह भाटी को चाहने वाले लोग आपको राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर में मिल जाएंगे। रविंदर सिंह भाटी की पॉपुलरिटी का जो ग्राफ है वो बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा है और हर वर्ग में रविंदर सिंह भाटी की एक अच्छी पकड़ मानी जाती है, जिसके बल पर रविंदर सिंह भाटी इस लोकसभा चुनाव में ठोक रहे हैं। अशोक गोदारा ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के भाजपा का दामन थामा है। अब क्या रविंदर सिंह भाटी की तर्ज पर तो अशोक गोदारा का भाजपा में जो एंट्री हुई है ऐसी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अशोक गोदारा को भी भाजपा ने कुछ आश्वासन दिया होगा। वहीं भाजपा को भी लगा होगा कि अशोक गोदारा अगर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जोधपुर से ताल ठोकते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत की जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ सकती है। क्योंकि वैसे बिश्नोई समाज के जो वोट हैं हमेशा से भाजपा के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से, केंद्र में आरक्षण ना मिलने की वजह से इस समाज में थोड़ी नाराजगी पनप रही थी। गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ भी इस समाज में थोड़ी नाराजगी पनप रही थी। उस नाराजगी को कहीं न कहीं ढकने के लिए भाजपा ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और एक बड़े नेतृत्व ने तो गोदारा को भाजपा में एंट्री करवाई। यानी वहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी थे, यानी बड़े नेताओं ने अशोक गोदारा की एंट्री कराई है। तो हम समझ सकते हैं कि अशोक गोदारा की महत्वता भाजपा में क्या है। अब अशोक गोदारा के पीछे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के जो समाज के वोट हैं वो कितने प्रभावित होते हैं, अशोक गोदारा के पीछे क्या समाज जिस तरह की नाराजगी वो चुनाव से पहले भाजपा से दिखा रहे हैं, क्या वो नाराजगी भूल करके भाजपा के साथ में आएंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ में आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि अशोक गोदारा के पीछे समाज प्रभावित होकर के वोट करेगा, क्योंकि अशोक गोदारा ने अब तक वो उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं जिस स्टेज पर पहुंच करके एक समाज को प्रभावित किया जा सकते। वो बात अलग थी कि अगर वो समाज के नाते चुनाव लड़ते तो जरूर समाज के लोग उनके साथ रहते, लेकिन उनके कहने से समाज वोट करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। और बहुत सारे जो राजनीति की समझ रखने वाले लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उन्हें भी नहीं लगता है कि बिश्नोई समाज अशोक गोदारा के कहने से वोट करेगा या अशोक गोदारा के भाजपा में शामिल होने की वजह से जोधपुर के लोकसभा चुनाव परिणाम को प्रभावित किया जा सकता है, ऐसा नहीं लगता है। अगर वो चुनाव लड़ते तो निश्चय ही भाजपा को कुछ न कुछ परेशानियां सामने फेस करनी पड़ती, लेकिन अगर वो भाजपा में शामिल हो गए हैं तो फिर मुकाबला सीधा करण सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में है। जनता किसके साथ में जाएगी वो आने वाली जो 4 जून है उसको हमारा परिणाम जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन मुकाबला अब सीधा 2 व्यक्तियों के बीच में रह गया है। जिस तरह का अंदेशा लगाया जा रहा था कि अशोक गोदारा चुनाव लड़ते हैं तो त्रिकोणीय संघर्ष होगा, उस अंदेशे पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। अब मुकाबला सीधे 2 व्यक्तियों के बीच में है, वो भी दोनों ही एक ही समाज से ताल्लुक रखने वाले हैं। अब कौन किसको कितना प्रभावित करेगा उस बात पर डिपेंड करेगा चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जाएंगे। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए से जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।